डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन को लेकर करीब 8 घंटे तक चली बहस ने सशक्तिकरण और सियासत दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे महिलाओं के अधिकारों का ऐतिहासिक कदम बताया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नियत और देरी पर सवाल उठाए। संकल्प तो पारित हो गया, लेकिन 33% आरक्षण लागू होने की समय सीमा अब भी साफ नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या ये सत्र सच में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है या फिर सियासी संदेश भर का? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा के इस विशेष सत्र में सत्ता पक्ष ने महिला आरक्षण को महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि ये केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास है। सरकार की ओर से ये तर्क दिया गया कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है और अब उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त करने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और कई अवसरों पर महिला आरक्षण को टालने का काम किया। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे दल के केवल 5 सदस्य विशेष कारण से, कोई बीमार या कोई कारण था, उनकी अनुपस्थित रही है। बाकी सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई और हमने जो हमारा संकल्प है कि आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से आज हमारे पास संसद और उसमें 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं है, लेकिन आत्मबल बहुत मजबूत है। आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को खारिज करते हुए महिला आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जनगणना और परिसीमन की शर्तें दरअसल आरक्षण को टालने का एक तरीका है और इससे महिलाओं को तत्काल मिलने वाले अधिकारों में अनावश्यक देरी हो रही है। सपने दिखानों की बात करती है। 543 सीटें वर्तमान में लोकसभा में है, 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में। वर्तमान सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? परिसीमन, जनगणना अपनी जगह, उसको आप क्यों जोड़ रहे हो महिला आरक्षण से? अगर महिलाओं की आप सम्मान की बात करते, नारी वंदन की बात करते, तो तत्काल 33% आरक्षण को लेके हमारी रणनीति है और इसी को लेके हमने अशासकीय संकल्प लगाया है। फिलहाल विशेष सत्र खत्म हो गया, संकल्प पारित हो गया, बयान भी सामने आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या ये सत्र वास्तव में नारी शक्ति का सशक्त उद्घोष था या फिर ये भी सियासत के मंच पर खेला गया एक और अध्याय बनकर रह गया? क्योंकि जब अधिकार की मांग वर्तमान में हो और जवाब भविष्य में मिले तो बहस भले ही लंबी हो जाए लेकिन समाधान अधूरा ही रह जाता है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो हमारा आज का विषय है सत्र का उद्घोष, सशक्तिकरण का संदेश। तो चलिए सीधे हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रश्मि अग्रवाल जी है, प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत करता हूं मैं उनका। के.एस. साइनी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका भी स्वागत करता हूं। समृद्धि श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी बेहद स्वागत करता हूं। साइनी जी, कल भी हम इसी मुद्दों पर चर्चा किए थे, महिलाओं का अधिकार, जिस तरह से इसको लेकर देश भर में सियासत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाए। क्या कहेंगे इसमें? प्रणाम आप सभी को, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें आपको ध्यान होगा लोकसभा में जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण दिया था
तो उन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अगर इसमें विपक्ष हमारा साथ देता है तो हम उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष ने साथ नहीं दिया तो इसका राजनीतिक लाभ हमें मिलेगा और हम इसका पूरा लाभ लेंगे, ये उनने क्लियरली कहा था। तो जब आज ये जो भी हो रहा है विधानसभा में, वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी जो है इस चीज का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जिस दिन उसमें विपक्ष अगर उस दिन इसको पास करवा देता तो शायद वो इतना लाभ नहीं ले पाते, लेकिन ये आज क्लियरली दिख रहा है, संसद से लेके सड़क तक, विधानसभा से लेके सड़क तक आज बीजेपी जो है इस पे रैली और ये करके इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है और आने वाले चुनाव के लिए ये इनके लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा। और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इसमें जो परिसीमन का जो मामला है, इसमें कांग्रेस कहीं पे भी परिसीमन को बंद करने के लिए, इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि परिसीमन होगा ही नहीं। एक विधायक जो लेके आए थे वो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए था, जो कि दक्षिण के राज्य और जहाँ पे पॉपुलेशन कम ग्रोथ हुआ है वहां उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, तो उसके लिए अमेंडमेंट लेके आए थे। लेकिन वो नहीं करने से परिसीमन तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 2027 के जब सेंसस खत्म होगा तो परिसीमन होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है इसी को कहीं चोट पहुंचा है और इसको सिर्फ राजनीतिक बहसबाजी में ही उलझा के रख दिया। ठीक, रश्मि जी, क्या वाकई में राजनीतिक लाभ लेने का आप लोग प्रयास करें? क्योंकि देखिए अभी 5 राज्य में चुनाव है, ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इसको बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप लोग तो सीधा यही बोल रहे हैं कि विरोध में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का यही तर्क है कि हम इसके विरोध में नहीं है, हम तो चाहते हैं तुरंत लागू हो, हम तो चाहते हैं महिलाओं को उसका हक मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें रोड़ा अटका के राजनीति कर रही है। रश्मि जी, अपना वीडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा। रश्मि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने वीडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है वो। चलिए रश्मि जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ेंगे, हम सीधा चलते हैं समृद्धि जी के पास। समृद्धि जी, क्या कहेंगे आप? पूरी चीज़ों को आप लगातार देख रहे हैं, जब से ये मामला सामने आया लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और ये बताने का प्रयास है कि कांग्रेस ही असली महिला विरोधी है। मेरा सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब ये बिल पहली बार आया 1996 में, तब वो कांग्रेस के तहत आया। उसके बाद जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था 2010 में, तब भी यूपीए की सरकार थी। उसके बाद जब हम देखते हैं 2023 में जब ये बिल आया तो भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने इसको पास करा, और जिसको ये लोग महिला विरोधी पार्टी बता रहे हैं, मैं ये बता देना चाहूंगी कि ये वही पार्टी है जिसने देश को अपनी पहली प्राइम मिनिस्टर, पहली लोकसभा स्पीकर, पहली प्रेसिडेंट सब महिलाएं दी है। ये वही पार्टी है जिसने 33% रिजर्वेशन दिया था महिलाओं के लिए। ये वही पार्टी है जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नहीं, हर प्रकार की महिलाएं, दलित, शोषित, हर प्रकार की, हर वर्णों की महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करी है। और ये वही पार्टी है जिसने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में आगे बढ़ने की सोची है, और हम कभी भी विरोध नहीं कर सकते इसका। एक बात बहुत क्लियर है, ये जो बीजेपी की मशीनरी है, ये ऐसी जगह काम करना ये चाह रही है कि वहां पे इनकी सीट बढ़ जाए जहां पे इनका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग मशीनरी इन्हें हैक करके रखी है, यूपी, बिहार, ऐसी जगहों को। पर मैं कांग्रेस की ये जो सोच है कि वो पूरे देश को आगे लेके चले, इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सदर्न स्टेट्स, इन सब में हम देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा सीट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी ने ये जो पॉइंट रखा है आगे, वो यही है कि हर प्रकार की महिलाएं आगे बढ़े, हर प्रकार का प्रदेश आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा यही है, हम सबको अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। डिलिमिटेशन की बात है, हम उसका विरोध करते हैं और हम करेंगे। बात अगर महिलाओं की आरक्षण की है तो अभी करें ना आरक्षण। बीजेपी की नियत ही नहीं है कि वो उनकी नियत साफ दिखती है कि वो रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। जिस तरीके से वो काले झंडे लेके निकल गए थे बाहर, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन गिरा, जिस दिन वो बिल पास नहीं हुआ, जिस दिन बिल गिरा, ये बताता है कि उनकी प्लानिंग ही ये थी कि उनका कोई नियत तो थी। चलिए ठीक है, रश्मि जी भी जुड़ गई हमारे साथ। ठीक है समृद्धि जी, मैं जुड़ूंगा आपके पास, आऊंगा फिर से। रश्मि जी, आप लोग क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं? क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव है, सीधा आरोप है आपके ऊपर।
ये केवल और केवल एक मिथ्या आरोप है जो कांग्रेस हमेशा से लगाती आई है। इस भारतवर्ष में हर वर्ष किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है, लेकिन 2014 से जब से भाजपा सत्ता में है, सतत निरंतर महिला हितों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही है और उस समय कोई ना कोई चुनाव होता है। इसलिए इनको ऐसा लगता है केवल चुनावी फंडे अपनाने के लिए भाजपा ऐसे करती है, लेकिन हम कांग्रेस की तरह दोहरे चरित्र वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई महिलाओं के हित में जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। तो मैडम बात कांग्रेस तो रही कह रही है ना कि अभी की, लागू कर दे करके, कांग्रेस तो कह रही है हम तो समर्थन कर रहे हैं, अभी लागू कर दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को इसका लाभ मिले। और जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, अरे हमने तो मौका दिया था आपको चांदी की थाली में परोस के कि आप नारी शक्ति के लिए इस बिल को पास करवा के इसका लाभ उठाइए। आप कहिए कि सत्ता के साथ विपक्ष था, विपक्ष के समर्थन के कारण ये बिल पास हुआ, आप इस बिल को पास करते, आप हमेशा इसका क्रेडिट लेते। हमें नहीं चाहिए था। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था आप तो इसका क्रेडिट भी ले लीजिए, लेकिन शक्ति स्वरूपा बहनों के अधिकारों का हनन मत करिए। ये कांग्रेस ही कभी नहीं चाहेंगे कि सामंतवादी महिला और एक परिवार उन महिलाओं के अलावा दूसरी महिलाएं कभी भी चलिए आगे ठीक है, बढ़े। ठीक है, लौटूंगा मैं सरमदी जी आपके पास भी। छोटा सा सवाल जो मैं साइनी से ले लेता हूँ। साइनी जी, लगातार महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन की बात की जा रही है, क्या लगता है अगर चलो ये देश में लागू भी हो जाता है तो क्या आम महिला जो है जमीन से उठकर सदन तक पहुंच पाएगी? क्योंकि हम लगातार जो राजनीति में एक परिपाटी देखते हैं, उससे आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जो आम महिला को हक मिल पाएगा अपना? जी, पहले मैं समृद्धि जी का जो उन्होंने कहा था उस पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। उन्होंने कहा कि परिसीमन को हमने रोका है, तो आप मुझे एक बार समझा दीजिए कि परिसीमन कहाँ रुका है। 2027 के बाद परिसीमन होगा ही होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आपने सिर्फ नारी बंधन अधिनियम जो है उसको रोक दिया परिसीमन के नाम पे। और दूसरी बात है, आप ये बोल रहे हो आज जो नंबर है इसी पे आप कर दो। आप मुझे बताइए, अगर इसमें से 33% सीट अगर महिलाओं को चले जाएंगे तो क्या पुरुष लोग कहाँ जाएंगे? उस सीट के जो पुरुष है क्या वो मान जाएंगे? सहज तौर पे मान जाएंगे क्या? नहीं मानेगा। कोई भी पुरुष अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो आप ये बताइए कि 33 कैसे जो एग्जिस्टिंग नंबर पे अगर आप ये बढ़े हुए नंबर पे करते तो जो जितना 33% आ रहा है उतना ही सीट बढ़ जाता है। तो ये इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती, परिसीमन आने से दोनों चीजें हो जाती। और वो अमेंडमेंट भी जो ला रहे थे उसमें दक्षिण का जो नुकसान हो रहा था उसके लिए भी वो 50% का स्कीम लेके आए थे। तो मुझे बताइए कि इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। और दूसरी बात, जैसे आपने पूछा, मुझे सवाल किया कि क्या महिलाएं संसद में आने से उनके जो समस्याएं हल हो जाएंगे? निश्चित तौर पे होंगी। कुलसेठ जी देखिए, जब सदन पे महिलाएं जाती है, जब लीडरशिप के रोल पे आएंगी तो जितने समस्याएं महिलाओं के हैं वो वहां पे हाईलाइट होंगी। 50% जो महिलाएं हैं उनके जो जरूरतें हैं वो वहां पे बात किए जाएंगे, उनके हिसाब से वहां पे कानून बनाया जाएगा, उनकी समस्याओं को वहां डिस्कस किया जाएगा। तो आप सोचिए कि 50% पॉपुलेशन को आप अभी पीछे रख रहे हो, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो भी महिलाएं वो 10-11% वहां पे हैं, वो सिर्फ उन परिवारों से आई हुई हैं जो कि अपने या तो पति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपने पिता को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन उनके खुद का राजनीतिक मतलब ग्राउंड लेवल से काम करके आई हुई नहीं है। तो आप ये मान के चलिए, इतने सारे महिलाएं जो काम कर रही हैं आज जमीन पे और फील्ड पे काम कर रही हैं और बहुत ही सक्षम है, जो जानती हैं लोगों की समस्या क्या है, घर घर जाती हैं, उनकी समस्या सुनती है, सोशल वर्क करती हैं। ऐसी महिलाएं जब पहुंचेंगी तो उनको एक वॉइस मिलेगा, महिलाओं का आवाज आएगी और जीडीपी का ग्रोथ होगा उससे। ठीक है। समृद्धि जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी चक्रीयू की तरफ फंसा के रख दिया है? क्योंकि ये तो बताने में जी समृद्धि जी जी, मैं अपनी प्यारी बहन शाइनी जी को ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि डिलिमिटेशन जब होगा, ये जरूरी नहीं है कि डिलिमिटेशन हो उसके बाद रिजर्वेशन मिले, है ना। तो रिजर्वेशन अभी दे देना चाहिए। और बात आप जो कह रहे हैं कि सदन सीट्स कम हो जाएगी, सदन सीट्स को 50% उन्होंने लाया है। मैम, सवाल ये है कि अगर सीट्स कम, सिर्फ सदन स्टेट्स की बात नहीं है, बात हिमाचल प्रदेश की भी है, बात हरियाणा की भी है, बात नॉर्थ ईस्ट की भी है। सिर्फ ऐसे हम सिर्फ इस चीज को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शाइनी जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। जी।
और आप ये जो कह रहे हैं कि से वही महिलाएं आगे बढ़ी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई है, ये मुझे बोलते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं खुद एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी पार्टी वो पार्टी है जो आगे भी महिलाओं को, मेरे जैसी महिलाएं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, उनको आगे लेके जाने वाली सोच है उनकी, और बिल्कुल ऐसी महिलाओं को बिल्कुल आगे लेके जाएगी कांग्रेस। और बात रही डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन तो हो ना, डिलिमिटेशन कास्ट सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। ये चाह रहे हैं कि 2011 का जो डेटा है उस पे ही ये डिलिमिटेशन कर दे। 850 जो सीट्स आई है, मैं ये जानना चाहूंगी 850 सीट्स आपने किस हिसाब से आप लेके आए हैं? सरकार का इसकी तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन्हें जो 543 से जो 850 सीट से बढ़ा रहे हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या डिलिमिटेशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं? क्योंकि डेटा तो हमारे पास है नहीं। 2021 में होना था डेटा, पर वो हो नहीं पाया कोविड के कारण, वो सब जो भी बातें हैं उसके कारण नहीं हो पाया। पर आप 2011 इतने पुराने डेटा से लेके हम अभी डिलिमिटेशन कैसे कर दे? सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है भाजपा से कि जो आप 850 सीट्स का आप जो नंबर बता रहे हैं, ये नंबर आया कहाँ से है? एक रैंडम नंबर आप ले आए हैं? क्योंकि डेटा तो हमारे पास अभी है नहीं। पहले कास्ट सेंसस हो, उसके बाद डिलिमिटेशन हो। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं रश्मि जी से। रश्मि जी जवाब दे दीजिए समृद्धि जी के सवालों का। बात डिलिमिटेशन की बात यहाँ थी ही नहीं। बात केवल और केवल मातृशक्ति को मिलने वाले 33% आरक्षण की है। डिलिमिटेशन से भाजपा भी पीछे नहीं हट रही। कभी नहीं कहा है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि हम सेंसस नहीं कराएंगे, कभी नहीं कहा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि हम परिसीमन नहीं कराएंगे, लेकिन एक जो प्रक्रिया है उसे होने में देर लगती है। आप सब जानते हैं 2021 से लेके लगभग कोरोना का असर 22-23 तक रहा। देश, पूरे दुनिया की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, इसलिए ये नहीं हो पाया। लेकिन सामने आने वाले चुनाव में मातृशक्ति को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले, मातृशक्ति नीति निर्धारण करने वाली महिला बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस आरक्षण को लागू करना चाहती है। और ये एक बात बताइए, अगर 33% आरक्षण आता है तो क्या केवल वो भाजपा में ही आएगा? क्या वो कांग्रेस में नहीं आएगा? क्या वो टीएमसी में नहीं आएगा? वो हर पार्टी में आएगा और हर पार्टी की महिला को उसका लाभ प्राप्त होगा। ये केवल कांग्रेसियों की रीति और नीति है। ठीक है कि किसी भी कार्य में इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है, खामियां निकालनी नजर आती है और बार बार उन्हीं मुद्दों को ये लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, खाली बैठे आदमी कुछ किया कर, उधेड़ अपने कपड़े और फिर उसको सिया कर। उसी नीति पे कांग्रेस चल रही है। चलिए जवाब ले लेते। समृद्धि जल्दी जवाब दे दीजिए। आप काम नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए आप लोग इसी को लेकर बैठे हैं। बीजेपी को कि वो ऐसे चीज में, इनका सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है, महिलाओं को पीछे रख के कि इनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इतना ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप अभी क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? और आप ये जो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो तो बिल्कुल हो, पर अब हमारे पास डेटा हो तब तो हम सीट्स को बढ़ाए ना। आप 850 सीट्स से बढ़ा रहे हैं, कहाँ से बढ़ा रहे हैं? और महिला सशक्तिकरण के लिए तो बिल्कुल कांग्रेस साथ में। ये 33% रिजर्वेशन जो पंचायती राज में आया था, आज भी हम देखते हैं कि 12 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज में इतने अच्छे से हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। वो किसके कारण आया? कांग्रेस के कारण आया। उसके बाद आप हम पे आरोप लगा रही है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला है मेरी प्यारी बहन, आपकी पार्टीज में से वो सिर्फ रेपिस्ट भरे हुए हैं। उसके बाद आप क्या बात करें कि फेमिनिज्म की, और आप क्या बात करें कि नारी सशक्तिकरण। आप पहले महिलाओं की रक्षा कर लीजिए। प्लीज इनको बोलिए, बोल रही हूँ, मैंने इनके टाइम पे नहीं बोला था। थोड़ा आप एजुकेटेड तरीके से करिए डिबेट, है ना। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। छोटा सवाल जो है मैं साइनी से लेता हूँ। साइनी जी देखिए, फिर मुद्दा से भटक रहे हैं हम। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये नारी शक्ति वंदन और ये तमाम चीज कभी लागू हो भी पाएगा कि सियासत के बीच में ये उलझ के रह जाएगा? नहीं, देखिए ये बिल पास हो चुका है और 2034 के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। इसमें आप कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी पास हो चुका है बिल। अभी सिर्फ ये प्रयत्न था कि ये 29 के इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसमें नारियों को जो स्थान मिलना वो मिल सके।
अब जैसे समृद्धि जी ने बोला कि इनकी पार्टी इनको काफी वो देती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए 23 के इलेक्शन में पूरे सभी पार्टी ने, जैसे आपने कहा कि सबने पास किया था, सहमति से पूरा बिल पास होता है, लेकिन कितने महिलाओं को टिकट मिला? हमारे लोकसभा चुनाव में सिर्फ आज 11% इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल महिलाओं को उस प्रपोजन में नहीं मिलता। कभी भी जब तक रिजर्वेशन नहीं आएगा नहीं मिलेगा, कोई भी अपना सीट नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि 50% कहाँ से ये आया, 850 का कैसे निकाला इन्हें? तो सिंपल सी बात है, इनने पॉपुलेशन को हटा ही दिया उसमें। उनने सिर्फ ये कहा कि जहां पे जितना सीट है उसको हम 50% बढ़ा देंगे। जैसे कहीं पे केरल में अगर 10 सीट है तो उसमें 5 सीट और बढ़ के वो 15 सीट हो जाएगा। अगर यूपी में जितना सीट है उसमें 50% आएगा, तो हर जगह 50% के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन का उसमें बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन लेके आएंगे तो कुछ स्टेट्स को नुकसान हो सकता है उसका, और कुछ स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला सिर्फ ये था, तो इसलिए वो कहीं पॉपुलेशन से जुड़ा नहीं था। हाँ, जहाँ परिसीमन होना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड होगा, उसमें पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए समृद्धि जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, समय कम है। ने बोला कि केरला में 5 सीट्स बढ़ेगी तो 15 सीट्स हो जाएगी, राइट। पर हम ये देख रहे हैं कि यूपी में जो सीट्स है वो तो कितनी ज्यादा है केरला से ऑलरेडी, उसमें आप 5 सीट और बढ़ा देंगे। और केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करा है। तो क्या हम पनिश कर रहे हैं ऐसे स्टेट्स को जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है? हमें तो गर्व होना चाहिए ऐसी जगहों पे जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है। पर हम ये जो जिस तरीके से बीजेपी चीजों को आगे रख रही है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्हें महिलाओं के हक को अपना एजेंडा बना लिया है। और ये बंधन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विलंब है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है समृद्धि जी, ठीक है। रश्मि जी, क्या आप लोगों ने महिलाओं के मुद्दे को एजेंडा बना लिया है? जल्दी जवाब दे दीजिए। ठीक है समृद्धि जी, समय कम है, छोटा सा प्रतिक्रिया रश्मि जी से भी ले लेता हूँ। सम्मान को अगर भाजपा ने मुद्दा बनाया होता तो आज 10 साल से 15 साल से हम सत्ता में नहीं होते, और इन्हीं के कांग्रेस से टूटकर हमारी पार्टी में शामिल नहीं होते, और आज इतनी बहनें इनके विरोध में सड़कों पे मशाल लेके और जन आक्रोश यात्रा लेकर नहीं उतरती। सत्ता का सरकार के साथ पूरी बहनों का जनादेश है, और अगला चुनाव भी हम जीतेंगे। भाजपा में आज भी जितनी मध्य प्रदेश में विधायक है 27 महिला, उसमें से 21 हमारी है। हम गर्व के साथ बोलते हैं। चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बार फिर से जो है कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। जिस तरह से कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें भी काफी तीखी बहस देखने को मिली, और एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।